हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस एंड अ वेरी वेरी हैप्पी संडे। मैं शिवम आपका अचीवर्स वेब की इस खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, संडे के दिन हम लोग डेली करंट अफेयर्स को तो डिस्कस करते ही हैं, उसके साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का जो सेक्शन है, जो लोग रेगुलर करंट अफेयर्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं उनके लिए काफ़ी शानदार है। आज संडे भी है तो आप लोगों को कहीं जाने की जल्दी भी नहीं है, तो आइए हमारे साथ जुड़िए और देखिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। और हाँ, अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, ज्ञान का खजाना है अंदर। बस आप लोग लूट लीजिए जितना लूट पाते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग बिना कोई इधर उधर की बातें किए हुए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेक्शन को। पहले तो आप लोग आज का एजेंडा देख लीजिए कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं अंदर। तो इंटरनेशनल न्यूज़ है, साथ ही साथ नेशनल न्यूज़ है। आज इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, क्या क्या महत्वपूर्ण सूचकांक है 2021 में उसके बारे में है। स्पोर्ट्स न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में है, महत्वपूर्ण स्कीम के बारे में है। और उसके साथ साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अपने वायुमंडल को जानिए, आपका एटमॉस्फेयर क्या है उसके बारे में भी डिटेल से जानकारी दी गई है। तो आइए बिना कोई इधर उधर की बातें किए हुए शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है और ये सेशन जो है बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो यदि आप लाइक करना चाहो तो कर सकते हो, और यदि आपका मूड है, मन है कि सब्सक्राइब भी कर दे, अच्छा लग रहा है तो कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती या प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुर्खियों को देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ को देखिए कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में फिनलैंड देश के दुनिया की सबसे खुशहाल देश के रूप में चुना गया है। अगला न्यूज़ है, राम मंदिर के निर्माण के लिए श्रीलंका के सीता एलिया मंदिर से एक पत्थर का उपयोग किया जाएगा। अगला न्यूज़ है, ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी में बहरीन की नौसेना के साथ एक युद्धाभ्यास किया, पासेक्स। ओके। अगला न्यूज़ है, 20 मार्च को हर वर्ष विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब हमारा नेशनल न्यूज़ है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ बिहार आरा में किया गया। अगला न्यूज़ है, लगातार 12 मुकाबलों में जीत दर्ज करने वाले मुक्केबाज विजेंदर को रूस के आर्टिस्ट लोब्सान ने बैटल ऑफ शिप के मुकाबले में हरा दिया। मतलब इनका जो विनिंग स्ट्रिक चल रहा था वो खत्म हो गया। सुर्खियों को देखने के बाद हम लोग अब शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि अपने वायुमंडल को जानिए। आपको पता होगा कि आपके वायुमंडल में बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका जो वायुमंडल है वो गैसों का मिश्रण है, ठीक है। तो उसमें जो गैसों का जो मिश्रण है उसका रेशियो क्या है, संगठन क्या है। तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है, परसेंटेज 78.8 के आसपास है, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन सा आता है भाई, तो ऑक्सीजन आता है, जिसका परसेंटेज 20.95 या 21% के आसपास भी इसको मान लिया जाता है, ठीक है। फिर सबसे ज़्यादा बाकी इसके बाद जो भी है पॉइंट में है, ठीक है, 0.0 कुछ कुछ करके है। तो उसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गन आता है, तो उतना आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का पूछता है तो वो 0.036 है, ओके। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर बाकी जो बचा उसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गन, लेकिन उसका याद नहीं करना है। कार्बन डाइऑक्साइड का ध्यान रखिएगा 0.036, ठीक है। अब आइए हम लोग अपने जानते हैं वायुमंडल की परतों को। इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, ओके। तो इसलिए पूरा कंसंट्रेट होके, यदि आप चाहो तो कॉपी पेन भी ले सकते हो और लिखना शुरू कर दीजिए जो जो बातें मैं बताता हूँ। आपको पता होगा हमारे जो वायुमंडल है उसमें 5 मंडल है, ठीक है। सॉरी, वायुमंडल की परतों में 5 परत है। कौन कौन सा है, तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। हिंदी में बता दूं, चलिए बताने के साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। ट्रोपोस्फेयर सबसे पहला कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल इसको बोलते हैं। ये समतल से लेकर 10 किलोमीटर के रेंज तक रहता है। इसमें देखिए बहुत सारी घटनाएं होती है, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सब ट्रोपोस्फेयर में होती है। मौसमी घटनाएं के मतलब समझते हैं ना, बिजली गरजना, वर्षा होना, ये सारी मौसमी घटनाएं जो हैं ये ट्रोपोस्फेयर में होती है। ऐसे आप लोग आसानी से याद रख सकते हो। क्षोभ मंडल, इसका हिंदी में नाम क्या है, क्षोभ मंडल। और क्षोभ मतलब क्या होता है, क्षोभ मतलब होता है दुखी, और जब लोग दुखी होते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आता है। तो इस तरह से आप लोग आसानी से याद रख सकते हो। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, वाइट इस पर सही रहेगा। चलिए अगला है, अगला हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है। कौन सा, स्ट्रेटोस्फेयर, और इसका हिंदी होता है समताप मंडल। समताप मंडल मतलब कि हिंदी से स्पष्ट है कि इसका जो ताप है वो बराबर रहता है। तो देखिए हमारी धरती पर से यदि कोई एरोप्लेन ऊपर उड़ती है तो वह जल्दी से ट्रोपोस्फेयर को पार कर स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाती है, क्योंकि वहाँ का ताप बराबर रहता है और वहाँ मौसमी संबंधित घटनाएं कुछ नहीं होती है, ठीक है। वहाँ मौसम संबंधित कोई घटनाएं नहीं होती है। इसलिए आपसे बराबर प्रश्न पूछा जाता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा समताप मंडल में, ठीक है। और जो मौसम गुब्बारा होता है ये भी पूछ देता है कि मौसम गुब्बारा जो है वो किस मंडल में, तो समताप मंडल में, ओके। अब हम अपने तीसरे मंडल की ओर आते हैं,
मध्यमंडल को जानने से पहले एक और छोटी सी बात आप लोग जानते चलिए कि स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर होता है। ओके, ओजोन लेयर जो है समताप मंडल में ही होता है। और मध्यमंडल में क्या क्या बातें होती है, तो मध्यमंडल में वैसा कोई खास बात है नहीं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। हम डायरेक्ट चलेंगे थर्मोस्फेयर में, जिसे आप लोग आयन मंडल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या क्या होता है, रेडियो तरंग, उल्कापिंड, ये सारे थर्मोस्फेयर में होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों दूर संचार की जो प्रणाली होती है वो भी आयन मंडल में ही होती है। ठीक है, मतलब आयन मंडल ही इसके लिए उत्तरदायी होता है। और एक हमारा बच गया लास्ट वाला एक्सोस्फेयर, जिसे हिंदी में बहिर्मंडल बोलते हैं। तो ये जो होता है इसमें क्या रहता है, संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ओके, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक्सोस्फेयर में। इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत है जी आपके एटमॉस्फेयर के लिए। ये सारे प्रश्न डायरेक्ट पूछ देते हैं, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ भाई समताप मंडल में कौन सा और मंडल होता है, कौन सा लेयर होता है, तो आप लोग बताओगे ओजोन लेयर। तो ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग शुरू करेंगे आज के समसामयिकी को। ओके दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द फन। ठीक है, हम लोग आसानी से बहुत ही हल्के हल्के से पढ़ लेंगे आज के करेंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन था कि यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 की सूची में भारत 149 देशों में किस स्थान पर है। देखिए अपना जो रैंकिंग है ये थोड़ा सा बुरा है। 149 देशों में हम लोग 139वें स्थान पर हैं। किसमें, यूएन के द्वारा जो जारी की जाती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट उसमें। लेकिन उसका जो मापने का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा अलग है। वैसे हम लोग बहुत खुश हैं, ठीक है, लेकिन उसका जो मापने का क्राइटेरिया है वो अलग है, उसके हिसाब से हम लोग फेल हैं। लेकिन हम लोग ऐसे दुनिया में बहुत ज़्यादा खुश हैं। ओके, चलिए अब हम जानेंगे एक्स्ट्रा मसाला की कुछ बातों को जो आपसे बराबर पूछता रहे कि ये प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में घूम फिर के आते ही रहते हैं। तो जानिए एक्स्ट्रा मसाला को कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की गई। मैंने आपको शुरू में ही बताया, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में किस देश को दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में चुना गया। तो ये है फिनलैंड। और ये इस साल ही नहीं, लगातार 4 सालों से सबसे खुशहाल देशों की श्रेणी में टॉप पर है। ओके, अब ये जो रिपोर्ट है ये कब जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर। और ये कब मनाया जाता है, प्रत्येक साल 20 मार्च को। कब, प्रत्येक साल 20 मार्च को। ठीक है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के हिसाब से सबसे प्रदूषित शहर, ओहो चीन का कौन सा, सिंजियांग। लेकिन यदि राजधानी की बात कर दे तो दिल्ली की। ठीक है, दिल्ली हमारी टॉप पर है राजधानी में। ओके, अब अगले प्रश्न को देखेंगे। ये भी काफ़ी बार बार आपसे पूछता है कि भारत लोकतंत्र सूचकांक 2020 में किस स्थान पर है। तो लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत 53वें स्थान पर है। टॉप पर कौन है, तो नॉर्वे है। ओके, चलिए एक और प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें भारतीय पासपोर्ट को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। और सबसे ज़्यादा टॉप पर कौन है, शायद जापान है। ओके, ठीक है, तो इतनी सारी बातें थी पहले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अब हम लोग देख लेंगे अगले क्वेश्चन को। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो बिहार के आरा में केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया गया है। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों उजाला योजना के बाद ये योजना काफ़ी शानदार है केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें क्या है, मात्र आपको 10 रुपये देने होंगे और साथ में एक जो पहले आप लोग जलाते थे ना पीला वाला बल्ब, वो देना पड़ेगा। और जब आप ये दोनों दीजिएगा, जहाँ पर जो दुकान बना है, जो ऑफिस बना है, वहाँ ये जमा कीजिएगा, तो आपको 3 LED बल्ब मिलेंगे। क्या, 3 LED बल्ब, एक फैमिली पर 3 बल्ब। ओके, तो ये है केंद्र सरकार की ग्राम उजाला योजना। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन योजना है उजाला योजना के बाद। तो आइए हम लोग सबसे पहले उजाला योजना को जानते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसके बारे में सब कुछ डिटेल से कि उजाला योजना को कब और किसके द्वारा लॉन्च किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इससे रिगार्डिंग, इससे संबंधित एक और योजना लॉन्च हो चुकी है। तो उजाला योजना को मोदी जी के द्वारा 1 मई 2015 को लॉन्च किया गया। कब, 1 मई 2015 को। ठीक है, उजाला योजना का संबंध किससे है, तो सबको LED मिले, सबके पास बिजली पहुंचे, इससे रिलेटेड है उजाला योजना। ओके, अगला पॉइंट, अगला एक्स्ट्रा मसाला का क्वेश्चन बहुत ही शानदार है कि उजाला का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल लेड्स फॉर ऑल। लेड्स मतलब ये वाला लेड्स। ओके, तो अब आ गया प्रश्न आपके लिए कि फुल फॉर्म ऑफ लेड का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या, लाइट इमिटिंग डायोड। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा सा कि लेड की खोज किसने की। LED जो है जिसे आप लोग जलाते हो, आप सबके पास होगा जरूर से ज़रूर। तो इसकी खोज किसने की, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैं आपको थोड़ा सा एक जानकारी दे देता हूँ। 2014 में इसकी खोज के लिए जापान के 2 वैज्ञानिक और अमेरिका के 1 वैज्ञानिक को
नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, किसकी खोज के लिए? एलईडी की खोज के लिए। और आप लोग चाहो तो इन दोनों का नाम कमेंट करके मुझे, सॉरी इन तीनों का नाम कमेंट करके जवाब भी दे सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, एक और प्रश्न है कि केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? मतलब केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो ये राजकुमार सिंह है, और इन्होंने ही अभी कौन सी योजना बताइए आप लोग? ग्रामीण उजाला योजना की शुरुआत बिहार के आरा जिले से कर दी है। और आरा के आवारा कौन है? पवन सिंह, सॉरी। ओके, अगला प्रश्न काफी शानदार है दोस्तों। प्रश्न है कि ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी में किस राष्ट्र की नौसेना के साथ एक युद्ध अभ्यास किया है? और उस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? पासेक्स। ठीक है, तो ये बहरीन के साथ, किसके साथ? बहरीन के साथ। आप लोग यदि फारस की खाड़ी देख रहे होगे मैप में, मैं आपको थोड़ा सा फारस की खाड़ी के पास ले जाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये है हमारा प्यारा भारत। अब आपको हम ले चलते हैं, ये देखिए पर्सियन गल्फ, इंग्लिश में बोलते हैं पर्सियन गल्फ और हिंदी में इसको बोलते हैं पारस की खाड़ी। ठीक है, तो ये देखिए है हमारा पर्सियन गल्फ। इससे संबंधित कौन कौन सा देश है एक बार आप ये देख लीजिए। ईरान है, कुवैत आपको दिख रहा होगा। ओके, एक और देश देखिए, इराक भी दिख रहा होगा, इराक भी इधर टच कर रही है, इराक दिख रहा होगा। तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया तो है ही, कतर, बहरीन और यूएई। ठीक है, साथ साथ ये तो ओमान की खाड़ी में है। तो ये 4-5 देश जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यही जो पारस की खाड़ी है, तो इसी में अभी युद्धाभ्यास चल रहा है, पासेक्स। किसके साथ? बहरीन के साथ। किसके साथ? बहरीन के साथ। ओके, तो आप लोगों ने पर्सियन गल्फ को देखा। और ये देखिए एक पर्सियन गल्फ है और ये गल्फ ऑफ ओमान है। और मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि इसके बीच एक जलसंधि है जिसका नाम है हॉर्मुज की जलसंधि। क्या? हॉर्मुज की जलसंधि। और ये प्रश्न आपसे जरूर पूछता है कि हॉर्मुज की जलसंधि जो किसको किसको जोड़ता है? तो पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। ठीक है, अब आइए हम लोग वापस अपने एक्स्ट्रा मसाला की ओर चलते हैं। इस एक्स्ट्रा मसाला में काफी शानदार प्रश्नों का संग्रह है। प्रश्न देखिए कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित सबसे बड़े हवाई अभ्यास का नाम क्या है? और इसका नाम था बिंग रेडर। क्या? बिंग रेडर। ओके, संप्रीति जो है भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? तो आपको पता होगा कि संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश के बीच होती है। अगला, हाल ही में दस्तलिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित की गई? अभी जारी ही है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ कॉपी पर नोट डाउन कर लिया करें। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उधर ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, आप लोग रट लीजिए। गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। लेकिन यदि इससे हम गरुड़ हटा ले तब, सिर्फ यदि शक्ति एक्सरसाइज पूछे तब किससे? तो भारत और फ्रांस के बीच। ओके, धर्म गार्जियन किसके किसके बीच? भारत और जापान के बीच। ओके, हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ, किसके किसके बीच? इंडिया और चाइना के बीच। ठीक है, वज्र प्रहार किसके किसके बीच? ये भी पूछता है बराबर, तो इंडिया और यूएस के बीच। ठीक है, इंडिया और यूएस के बीच वज्र प्रहार। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच। तो प्लीज़ आप लोग इन सारों को नोट डाउन कर ले, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। ओके, अब आइए हम लोग आपके साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि रूस के मुक्केबाज आर्टिस लोब्सान ने बैटल ऑफ शिप मुकाबले में किस भारतीय मुक्केबाज को हरा दिया है? तो देखिए विजेंद्र सिंह को हरा दिया है। विजेंद्र सिंह जो है इसके पहले 12 मैच खेले थे, कितना? सॉरी 11 मैच खेले थे और सब मुकाबले में इन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन ये इनका 12वां मुकाबला था और इनकी टक्कर हो गई किनसे? आर्टिस लोब्सान से। और उन्होंने क्या किया? विजेंद्र सिंह को हरा दिया। ओके, तो आइए इनसे संबंधित कुछ फैक्ट को हम लोग जान लेते हैं। विजेंद्र सिंह का तो संबंध किस खेल से आपको तो पता चल ही गया होगा कि वो एक मुक्केबाज है। तो लगातार 11 मुकाबले किस भारतीय मुक्केबाज ने जीता है? तो ये विजेंद्र सिंह। मैरी कॉम के द्वारा अब तक कुल कितने स्वर्ण पदक जीता गया है? रिकॉर्ड 6। कितने? रिकॉर्ड 6 स्वर्ण पदक। ओके, 2021 के बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? कोनेरू हम्पी, शतरंज से रिलेटेड है। ओके, शतरंज से संबंधित है। अगला प्रश्न कि किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स के द्वारा दिया गया? तो इस प्रश्न का जवाब जो है ना आप लोग दीजिएगा, आप लोग भी कुछ कम से कम कर लिया कीजिए। अगला प्रश्न है कि पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये धनलक्ष्मी पटियाला। किसने? पटियाला की है धनलक्ष्मी पटियाला। सॉरी, धनलक्ष्मी इनका नाम है, पटियाला नहीं। ओके, चलिए अब हम लोग आपके साथ अगले प्रश्न का रुख कर लेते हैं कि हर वर्ष विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। कब? 20 मार्च को। ठीक है, आपको दिख रहा होगा फोटो में साफ साफ कि प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को। आइए एक्स्ट्रा मसाला को जानते हैं जो कि आपकी लाइफ को काफ़ी चटपटी बना देगी कि पहली बार विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया था? बताइए आप लोग, मैं बता दूं। चलिए 2010 में। कब? 2010 में, याद रखिएगा
गौरैया दिवस पर किन लोगों को गौरैया पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो उन्हें ही किया जाएगा ना, जो गौरैया के संरक्षण के बारे में सोचेंगे, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को किया जाता है। ओके, विश्व गौरैया दिवस 2021 का थीम क्या था, विषय क्या था? आई लव स्पैरो। क्या विषय था? आई लव स्पैरो। अगला है, बाघ बचाओ परियोजना की शुरुआत कब की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब शुरू किया गया था? 1973 में। कब? 1973 में। डेट भी याद रखिएगा, 7 अप्रैल। ओके, तो 7 अप्रैल 1973 में। अगला, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है और उसका नाम है नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य। क्या? नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य। ओके, अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है? तो ये तो आपको पता होगा, मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि भारत के मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है। अगले प्रश्न का रुख कर लेते हैं हम लोग। काफ़ी शानदार प्रश्नों का हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ पसंद करें इसे। ओके, पसंद करने का बटन खोजें और उसे दबा दें। प्रश्न है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए सीता एलिया मंदिर से एक पत्थर का उपयोग किया जाएगा। यह जो मंदिर है यह कहाँ स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर है अभी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नाम है सीता एलिया मंदिर। तो रावण जो है सीता जी को कहाँ ले गया था हरण करके? तो वो श्रीलंका में है। ओके, तो सीता एलिया मंदिर जो है श्रीलंका में स्थित है। कहाँ? श्रीलंका में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर श्रीलंका है। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा राम जी के बारे में जानते हैं, उनका जो मंदिर बन रहा है उसके बारे में जानते हैं। आज का एक्स्ट्रा मसाला उन्हीं के प्रति डेडिकेटेड है। बोलिए राम जी की जय। जय श्री राम। चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं कि अयोध्या का भव्य राम मंदिर को किस शैली में निर्माण किया जाएगा। तो आपको मैंने कई दफ़ा बताया है, 3 टाइप के शैली होते हैं। नॉर्थ इंडिया के जितने भी मंदिर बनेंगे नागर शैली में, मध्य भारत के जितने भी जो मंदिर बनेंगे वो बेसर शैली में, और दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर बनेंगे वो द्रविड़ शैली में। तो चूंकि अयोध्या का जो राम मंदिर है ये नॉर्थ इंडिया का पार्ट है तो नागर शैली में। ठीक है, राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया था? तो ये महंत गोपाल दास। ठीक है, अगला प्रश्न कि अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था? आप लोग चाहो तो अयोध्या विवाद से संबंधित एक शानदार वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, आप लोग जाकर उसे भी देख सकते हो। उसमें बहुत ज़्यादा MCQ करवाए गए हैं। तो अयोध्या विवाद जो है 2.77 एकड़ जमीन पर था और यह जो पक्ष है हिंदुओं के पक्ष में आया था। ओके, अगला प्रश्न है कि अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 5 जजों की बेंच ने। अयोध्या विवाद की फैसले में मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई? तो ये बोला गया कि 3 से 5 एकड़ ज़मीन आपको दे दिया जाएगा। ओके, एक और प्रश्न काफ़ी शानदार है कि कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, यह मंदिर कौन सी पद्धति से बनाया गया है? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये ना तो नागर, ना तो बेसर, ना तो द्रविड़, ये कलिंग शैली। किस शैली में? कलिंग शैली में बनाया गया है। और आप लोग जानते होंगे कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर किन किन धर्मों से संबंधित है? तो हिंदू तो है ही, साथ साथ जैन धर्म भी। तो हिंदू और जैन धर्म से। ओके दोस्तों, आइए अब हम लोग अगले प्रश्न का रुख कर लेते हैं जो कि हमारा वीकली करंट अफेयर्स होगा। ओके, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को बहुत जल्दी रिवीजन करेंगे और बहुत जल्दी चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका रिवीजन क्यूज होगा। ओके, और यदि आप में से कुछ लोग प्रीमियर में जुड़े भी होंगे तो आप लोग इस समय भी उत्तर दे सकते हैं इन प्रश्नों का। ओके, ऐसे प्रश्न का उत्तर आपको दिख भी रहा होगा। तो चलिए पहले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला की शुरुआत हुई? तो ये हिमाचल प्रदेश में हाल फिलहाल में शिवरात्रि मनाया गया। और आपको ये भी पता होगा कि जम्मू कश्मीर में शिवरात्रि के अवसर पर हेराथ फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा? हेराथ फेस्टिवल। ठीक है, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2021 की विजेता टीम कौन बनी है? तो इंडियन सुपर लीग किससे संबंधित है? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। और इसकी जो विजेता टीम बनी है वो कौन बनी है? मुंबई सिटी FC। ओके, उप विजेता टीम कौन बनी है? मोहन बगान। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो को हम लोग देख लेते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 की विजेता टीम कौन बनी है? तो ये तो आपको पता ही होगा, मुंबई। कौन? मुंबई। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? और व्हाट डे इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्न में से कौन सा भारतीय क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये हमारे कोहली साहब हैं। ये अभी भी कंटिन्यू 50-50 मार ही रहे हैं। आप लोग यदि कल का मैच भी देखे होंगे तो उसमें भी इन्होंने 50 जड़ा था। ओके, तो ये विराट कोहली साहब है। ये इनके सामने कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, सबको ध्वस्त करते जा रहे हैं। बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि ग्रैमी अवार्ड्स 2021 में सॉन्ग ऑफ
द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है आई कांट ब्रीथ को मिला है। किसे? आई कांट ब्रीथ। अब आप लोग क्या कीजिएगा कि ग्रैमी अवार्ड से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट होता है, जैसे सॉन्ग ऑफ द एल्बम ऑफ द ईयर, तो ये सारी बातों को आप लोग कमेंट करके जवाब दिया कीजिए। ओके, हमें अच्छा लगेगा। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाजी कौन बनी है? महिला है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन बनी है? तो भवानी। कौन? भवानी देवी जी। ठीक है, तो भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज बनी है। और ओलंपिक इस वर्ष जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ होगा? जापान के टोक्यो में। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा बड़ा तेल निर्यातक देश बन गया है? तो सऊदी अरब को पीछे छोड़कर अमेरिका जो है भारत का दूसरा बड़ा तेल निर्यातक देश बन गया है। पहले नंबर पर कौन है दोस्तों? इराक। ऐसा क्यों हुआ है पता है आप लोगों को? क्योंकि सऊदी अरब कहा ना कि अभी हम कुछ दिन तेल का उत्पादन जो है ना कम करेंगे, तो तेल का उत्पादन कम कर दिया इसलिए कम गया। ठीक है, नहीं तो सेकेंड पर सऊदी अरब ही रहता है। ओके, अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में खबरों में रहे अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? और ये कौन है? दुआर्ते पेचोको। कौन? दुआर्ते पेचोको। ठीक है, एक और प्रश्न आपसे पूछेगा, ये अभी काफ़ी लाइमलाइट में है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते चलिए आप लोग कि हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? वेन वाज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे रिसेंटली सेलिब्रेटेड? तो 16 मार्च को इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। किस लिए? किस रोग के लिए? तो पोलियो के लिए। ओके, और ये चूँकि अभी हाल फिलहाल में वैक्सीनेशन की क्रिया चल रही है पूरे देश में, पूरे विश्व में चल रही है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है वो किस रोग से संबंधित है? पोलियो से। और पोलियो जो है वायरस से होता है। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में। 2030 तक बन के तैयार होगा। अब देखना है दोस्तों कि सिंगापुर ये कैसे डेवलप करता है, क्योंकि सिंगापुर में कोई ऐसी प्रसिद्ध नदी है ही नहीं, मतलब नदी नाव के बराबर है। ओके, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कैसे डेवलप कर लेता है। और सिंगापुर के बारे में मैंने एक बात आपको बता रखी है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी यहीं है। कहाँ? सिंगापुर में। ओके, अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? हाउ मेनी ईयर्स हैज़ द पार्लियामेंट्री कमेटी रिकमेंडेड द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द एज ऑफ अ टीनेजर फ्रॉम 18 अंडर द पॉस्को एक्ट? देखिए, पॉस्को एक्ट क्या होता है? ये जितने भी सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं उसके लिए यदि कोई बच्चा करता है तो उसके लिए एक एक्ट है जिसका नाम है पॉक्सो एक्ट। तो अब सरकार को एक कमेटी बोल रही है कि भाई एज थोड़ा सा आप लोग कम कीजिए, 18 से घटाकर 16 के आसपास कर दीजिए, ताकि ये जो 2 साल के गैप वाले लड़के हो तो ये अब काफ़ी खुराफाती हो गए हैं। ओके, तो इन लोगों को भी सजा मिल सके प्रॉपर रूप से। ठीक है ना? तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाकी आपको पॉक्सो एक्ट के बारे में काफ़ी शानदार तरीके से बताया गया था श्वेता मैम के द्वारा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस प्रमुख सलाहकार ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो पीके सिन्हा जी। कौन? पीके सिन्हा जी। और ज़्यादा कुछ नहीं इस प्रश्न में। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार 4 स्टार जितने स्टार देने हैं मार्क कर लीजिएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो MA गणपति को। किन्हें? MA गणपति को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगला प्रश्न भी काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि CRPF के नए महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किन्हें? कुलदीप सिंह को। ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो बिपिन रावत के द्वारा बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी पुस्तक लॉन्च किया गया है। और बिपिन रावत जो हैं पहले CDS हैं। कौन? देश के पहले CDS हैं। एक प्रश्न आपसे हो सकता है पूछ दे, कभी कभी पूछ भी दिया जाता है कि बिपिन रावत जो है उनके पास कितने स्टार हैं, मतलब उनकी जो वर्दी है ना उस पर कितने स्टार लगे हुए हैं? तो कितने? 4 स्टार है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कितने? 4 स्टार। और ये जो है भारत के पहले CDS हैं। ठीक है, और ये जितने भी तीनों सेना के अध्यक्ष हैं उनके और राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी का काम करते हैं, मीडिएटर का काम। ओके दोस्तों, तो आइए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर
किस भारतीय का संस्मरण है? तो ये भी मैंने आपको काफ़ी शानदार तरीके से बताया है कि माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, इंदिरा नूई जी का संस्मरण है। किनका? इंदिरा नूई जी का। ओके दोस्तों, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारत ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर विकसित किया है। इस ऐप स्टोर का क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम है इसका? मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। ओके, इस पर 500 से ज़्यादा ऐप अभी आपको मिल जाएंगे। यदि आप लोग चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। किसका? मोबाइल सेवा ऐप स्टोर इसका नाम है। ओके दोस्तों, और ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में। आइए अगले प्रश्न को देखते चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की संसद के द्वारा इच्छा मृत्यु को वैध बना दिया गया है अभी हाल फिलहाल में? तो स्पेन की संसद के द्वारा। किसका? स्पेन की संसद के द्वारा। और स्पेन नाम आते ही आपके दिमाग में एक खेल दौड़ जाता होगा, वही जो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, और वो कौन सा है? साड़ युद्ध है। आपको एक बात याद होगा, अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले जल्लीकट्टू को ऑस्कर के लिए भेजा गया था, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो जल्लीकट्टू में क्या था? उसमें बैलों को दौड़ाया जाता था। ओके, बैलों को खूब मदिरा पिला के दौड़ाया जाता था। तो ये आपसे प्रश्न पूछ देता है कि जल्लीकट्टू किस राज्य का है? किस राज्य का एक पॉपुलर है, पॉपुलर खेल है? किस राज्य का? तमिलनाडु का। ओके, और स्पेन का क्या है? साड़ युद्ध है, ध्यान रखिएगा। तो स्पेन में अभी हाल फिलहाल में इच्छा मृत्यु को वैध बना दिया गया है। इसके साथ साथ कुछ और बातें हुई दोस्तों। श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, ये सब के द्वारा जो बुर्के पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप लोग ध्यान देते चलिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के किस शहर में स्थित ब्लैड्स ऑफ ग्लोरी को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय घोषित किया गया? तो ये पुणे में स्थित है, और मैंने कल ही आपको काफ़ी डिटेल से बताया था कि इसमें क्या क्या खासियत है। इसकी ओपनिंग सचिन तेंदुलकर साहब ने करी थी, और ये जो है अभी वर्ल्ड में सबसे बड़ा क्रिकेट म्यूजियम है। इसमें कितने लाख, मुझे एक्यूरेट याद नहीं है, उतने लाख से ज़्यादा क्रिकेट के सामान रखे हुए हैं। ठीक है, एज अ म्यूजियम। ओके दोस्तों, तो ये बातें हुई। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि सामिया सुलूहु हसन को किस देश की पहली राष्ट्रपति के रूप में चयनित किया गया? तो तंजानिया की राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चयनित किया गया। किन्हें? सामिया सुलूहु हसन को। ऐसी नौबत क्यों आई? क्योंकि इस देश के जो राष्ट्रपति थे, मुगुफली करके उनका कुछ नाम था, उनकी आकस्मिक निधन हो गया। इसके कारण फिर से एक नए राष्ट्रपति की जरूरत महसूस हुई, और तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में उभर कर सामने आई कौन? सामिया सुलूहु हसन। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि किस पुरस्कार से सम्मानित जाने माने चित्रकार लक्ष्मण पाई का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो पद्म भूषण पुरस्कार। किससे? पद्म भूषण पुरस्कार। और पद्म भूषण का नाम आते ही हुए एक और पर्सन का नाम आपके सामने याद आना चाहिए। कौन? रामविलास पासवान जी का, जिन्हें इस वर्ष मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और पद्म विभूषण से किन्हें सम्मानित किया गया है मरणोपरांत इस वर्ष? तो SP बालासुब्रमण्यम जी को, जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, ये प्रश्न हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ये तो मैं पहले भी करा चुका हूं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स, साथ ही साथ वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आई होप दोस्तों आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आइए कुछ और बात को हम लोग जानते चलते हैं कि क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, कल जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो क्या था? प्रश्न था कि हाल ही में अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत दौरे पर आए, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था लॉयड ऑस्टिन। क्या नाम था? लॉयड ऑस्टिन। और अंदर में एक और दो प्रश्न पूछे गए थे, तो रिया जी का और प्रभात जी का काफ़ी शानदार उत्तर आया है। तो उन लोग बहुत ही शानदार तरीके से, ऐसे ही मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग ऐसे ही उत्तर दिया कीजिए। और आप लोग जितने भी लोग देख सुन रहे हैं, प्लीज़ आप लोग भी उत्तर दे दिया करो यार। इसमें आपका क्या जाएगा, 4 या 5 सेकेंड लगेंगे। तो प्लीज़ आप लोग उत्तर दे दिया करो, हमें अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरी पूरी बात को सुन पा रहे हैं। ओके, एक और प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में क्वेड देशों की पहली वर्चुअल मीटिंग में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो ये नरेंद्र मोदी साहब। किसने? मोदी साहब ने लिया था। ओके दोस्तों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। वैसा प्रश्न जिसका जवाब आपको आज फिर से कमेंट में देना है, लेकिन आप लोग नहीं दोगे, कोई नहीं। प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि द मीडिया फाउंडेशन के द्वारा चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से समझ कर जवाब दीजिएगा। ओके, द मीडिया फाउंडेशन के द्वारा चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? और जवाब इन 4 ऑप्शन से ही आपको चुन करके देना है। तो ओके दोस्तों, आई होप कि आपको आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो पसंद का बटन दबा दें, मतलब कि लाइक करते चलिए, दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। सेशन के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप बहुत ज़्यादा इसमें से ज्ञान की बातें लिए होंगे, और जो बेकार की बातें होगी उसको आप रिजेक्ट कर दिए होंगे। ओके दोस्तों, फिर से मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अभी फिलहाल मास्क लगा के चलिएगा, क्योंकि कोरोना का स्पाइक फिर से बढ़ रहा है। होना हो लॉकडाउन कुछ दिनों के लिए फिर से रिटर्न हो सकता है। ओके, तो प्लीज़ सावधानी बरत के, आपके लिए ही कहा जाता है सारी बातें। ध्यान रखिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।